सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर एमएल शर्मा जी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हम लोग डॉक्टर शर्मा, आपकी रीडिंग क्या है सर? ये पैनिक अटैक था या एक मैसेज देने वाला अटैक था? देखिए, ये पता लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। या तो अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पता लग गया होगा या लग जाएगा। हाँ। इतना अगर ये डेलिब्रेट अटैक है, जानबूझ के किया गया है, तो चूँकि ये सुसाइड बॉम्बिंग का केस है, तो हमने बहुत केसेस में देखा है कि ऐसा अटैक करने से पहले, सुसाइडल अटैक करने से पहले नियर एंड डियर वंस को कम्युनिकेशन करते हैं। तो उसका अगर मोबाइल बच गया है तो वहाँ से पता लग जाएगा, या उसके माँ हैं या उसके भाई हैं या उसके मॉड्यूल के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको उसने कोई ना कोई कम्युनिकेशन किया होगा। अब चूँकि वो मर चुका है डॉक्टर उमर, तो वहीं से पता चलेगा कि ये प्लान्ड डेलिब्रेट एक्सप्लोजन था या एक्सीडेंटली हुआ। तो ये पता लगाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मुझे लगता है अभी तक पता लग गया होगा, नहीं तो 1-2 दिन में पता लग जाएगा। दूसरा, ये बड़ी साजिश तो है ही। ये अटैक जो है एक्सीडेंटल हुआ या जानबूझ के हुआ, ये छोटी बात है। असली बात तो ये है कि बहुत बड़ी साजिश है और पूरे देश में तार फैले हुए हैं, कश्मीर से लेकर यूपी तक, और ये अपना मेवात का इलाका है, फरीदाबाद वाला। हाँ। यहाँ इन्होंने इसका हरियाणा एडवांटेज लिया है क्योंकि वहाँ मेव पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यूनिवर्सिटी है, वो उनको कवर मिल गया है। और अभी तक ये जो 3000 किलो की जो बरामदगी हुई है, इतनी बड़ी बरामदगी कोई बहुत हाई एक्सप्लोसिव की नहीं हो सकती है। मेरा अंदाज़ यही है, और ऐसा आ भी रहा है पेपरों में, कि ये अमोनियम नाइट्रेट ही है। हाँ, और ये कॉमन एक्सप्लोसिव है, सब जगह मिलता है, लेकिन इसमें एक्सप्लोसिव पावर काफ़ी होती है। आपको याद होगा बहुत साल पहले ओक्लाहोमा में ऐसा ही एक वाइट अमेरिकन ने एक्सप्लोजन किया था। पूरे ट्रक में यही अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था, उससे फेडरल बिल्डिंग पूरी उड़ गई थी। तो इसलिए इसको यूज़ किया है। मैं इस विचार का भी हूँ, और धीरे धीरे सब पता लग जाएगा कि इतना बड़ा उन्होंने जो बारूद इकट्ठा किया था वो कोई एक टारगेट नहीं था, सीरीज़ ऑफ टारगेट्स होने चाहिए। लेकिन इसी बीच में पकड़े गए। कोई कश्मीर में पकड़ा गया, कोई फरीदाबाद में पकड़ा गया, और अब तो 4-5 आपने नाम बताए हैं, सारे पकड़े गए हैं। तो वो अपनी साजिश में सफल नहीं हुए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने बॉम्ब ब्लास्ट केसेस हुए हैं, अधिकांश 99% से ज़्यादा इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने, पुलिस एजेंसीज ने मिलके सबको पता लगाया है, और सब केसेस में मुलजिमों को पकड़ा गया है और उनको चार्जशीट लगी है। लेकिन मुझे बाद में चांस मिले या ना मिले, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लॉ में कमज़ोरी है। देखिए, अभी जो है हम इसमें UAPA लगा रहे हैं, ये बहुत कमज़ोर लॉ है। इसमें टाडा जैसा लॉ होना चाहिए, पोटा जैसा लॉ होना चाहिए, जिसमें एविडेंस इकट्ठा करने का ज़्यादा स्कोप होता है। तो वो लॉ नहीं है। अपने सेक्शन 113 डाला गया है, इन्होंने भारतीय न्याय संहिता में है। 113 मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है, बहुत कमज़ोर धाराएं हैं। UAPA भी कमज़ोर है, जिसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सर, ये एक इम्पोर्टेंट सजेशन आपकी तरफ से आया है। आप ये कह रहे हैं कि जिस धाराओं के तहत ये केस दर्ज किए जा रहे हैं, ये बहुत हल्के फुल्के हैं। इस तरीके के केसेस में टाडा काम आता है, इस तरीके के केसेस में थोड़े स्ट्रॉन्ग कानून जो है वो काम आते हैं, जिसमें आपको थोड़ी आज़ादी मिलती है कि हम सबूत इकट्ठा कर सकें। एब्सोल्युटली। और फिर हम हमेशा देखते हैं कि जैसे ही ये काम सुशांत सरीन ये बेहतर बताएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली धमाके के बाद अमित शाह की बड़ी बैठक अब खत्म हो गई है। आला अधिकारियों के साथ अमित शाह की ये बैठक थी। साजिशकर्ता की तलाश करने के निर्देश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिए गए हैं। दीपक के पास और डिटेल्स है। दीपक, क्या हुआ और क्या जानकारी निकल कर आई इस बैठक से?
देखिए, जिस तरह से ये मैराथन बैठक रही है और इस बैठक में सबसे अहम चीज़ ये कि उस पूरी डिटेल वाइज यहाँ पर जानकारी ली गई है। गृह मंत्रालय को ये सारी जानकारियाँ इन अधिकारियों ने दी है, क्योंकि कई अधिकारी वहाँ पर टॉप लीडर्स वहाँ पर थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, डीजी रैंक के अधिकारी थे। और सबसे अहम चीज़ ये कि यहाँ पर उस पूरे सीक्वेंस का यहाँ पर जानकारी यहाँ पर जुटाई गई थी और उस जानकारी को वहाँ पर साझा किया गया था। हालांकि अभी तक सूत्र ये नहीं बता रहे, क्योंकि कुछ देर बाद ये पता चल पाएगा कि क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी कोई अहम पेज वहाँ पर शामिल था या नहीं, क्योंकि एक दिन पहले शाम को, क्योंकि 22 घंटे हो चुके हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट वहां पर जरूर पेश की गई होगी। और उसके अलावा एनआईए और एनएसजी के अलावा दिल्ली पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की होगी कि किस तरह का ये ब्लास्ट था और कहां तक जांच की जा सकती है। टीमों ने अब तक क्या क्या किया है, इसको लेकर यहाँ पर गृह मंत्रालय के सामने ये सारी चीजें रखी गई हैं। और ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि क्योंकि अभी तक ये क्लियरेंस आधिकारिक रूप से ये बैठक चली है। 6 घंटे तक ये तमाम आला अधिकारियों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक एक डिटेल, एक एक बारीकी से अवगत करवाया है। चाहे वो आईबी के डायरेक्टर हों, चाहे वो सीबीआई के डायरेक्टर हों, चाहे वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो, सबके सब वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि इन सबके पास से वो रिपोर्ट हासिल होनी थी और इसीलिए इन्होंने गृह मंत्रालय में गृह मंत्री के सामने अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर जानकारी साझा की है। और सबसे अहम चीज़ की उनकी टीमें क्या क्या कर रही हैं, किस तरह का कलेक्शन हुआ, किस तरह का एविडेंस मिला है मौके पर, और जिस तरह से ये धमाका हुआ है, इस धमाके की किस तरह की कोई डिवाइस मिली या नहीं, और किस तरह का ये धमाका था, इसको लेकर भी काफ़ी देर विचार विमर्श हुआ है। क्योंकि एक्सपर्ट्स वहाँ पर थे, उन लोगों ने अपनी राय दी है और टीमें आगे किस तरह से काम करेंगी, कहाँ तक किस किस राज्य में छापेमारी की जा रही है, कितने लोगों को डिटेंशन किया गया है, कितने लोगों से पूछताछ की गई है, ये सारा अपडेट इस वक्त इस लंबी मीटिंग में यहाँ पर गृहमंत्री के सामने रखा गया है। और रिपोर्ट को देने के साथ ही अब फॉरेंसिक रिपोर्ट पर जरूर यहाँ पर जांच की जरूर बात की गई होगी, क्योंकि धमाके को लेकर यहाँ पर बात की जानी है। और सबसे अहम चीज़ की देश में पहला ऐसा हमला जो फिदाइन हमले से मिलता हुआ है, इसको लेकर लंबी चर्चा हुई होगी। एक और बड़ी खबर आ गई है, अभी शर्मा जी बता रहे थे कि इसके कनेक्शन देखिए कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से मिल रहे हैं, लेकिन अब गुजरात कनेक्शन भी सामने आ गया है। गुजरात एटीएस ने 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर को एक बायो वेपन बनाने का टास्क दिया गया था। दिल्ली स्पेशल सेल के संपर्क में गुजरात एटीएस अब आ चुकी है। गुजरात एटीएस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और इन डॉक्टर्स को बकायदा एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डॉक्टर्स की जिम्मेदारी ये थी कि उनको बायो वेपन बनाना है। जावेद के पास ज्यादा डिटेल है। जावेद, ये तो बहुत खतरनाक बात है, ये 3 डॉक्टर कौन है जिनको गिरफ्तार किया गया? देखिए, इस बात का शंका थी कि जो गुजरात एटीएस ने 3 लोग पकड़े हैं कि क्या इनका भी कोई लिंक हो सकता है, क्योंकि हर थ्योरी, हर पहलू को लेकर जांच तमाम एजेंसीज कर रही हैं। क्योंकि जब कल ब्लास्ट हुआ, शुरुआत में जानकारी ही नहीं आ रही थी कि ये आतंकी हमला है भी या नहीं, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली उसके सीधे तार फरीदाबाद से जुड़े। और फरीदाबाद में यहाँ जहाँ हम मौजूद हैं अल-फलाह में ही डॉक्टर मुजम्मिल से उसके तार जुड़े। मुजम्मिल के अलावा डॉक्टर उमर यहीं पर ही कार्यरत था, उससे तार जुड़े। तो ऐसे में तमाम जो एजेंसीज हैं हर पहलू पर जांच कर रही हैं, क्योंकि इनकी जो अगर गिरफ्तारियों का आप टाइमिंग्स देखेंगे, सहारनपुर से गिरफ्तारी होती है डॉक्टर मुजम्मिल की, यहाँ से गिरफ्तारी होती है और उसी दरमियान गुजरात एटीएस गिरफ्तार करती है। तो क्या कोई लिंक बन रहा है, क्या कोई आपस में कनेक्शन है? ये ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और जो बड़ा हैरान और डराने वाला है वो ये कि 2900 किलो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर विस्फोटक सामग्री मिलती है और यहाँ से 500 मीटर दूर 350 किलो विस्फोटक सामग्री मिलती है। और आप समझिए कि उसी में से डॉक्टर उमर की चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल जो फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक आरोपी फरार है। हाँ, और डॉक्टर उमर वही आरोपी, मतलब एक छोटी सी कड़ी कि जैश का पोस्टर चिपकाते हुए इस डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद आदिल को, मेरे ख्याल से उसके बाद एक के बाद एक परत खुलती चली जाती है। और अब ये कि बायो वेपन बनाने तक का टारगेट दिया जा रहा था।